अभय कोई जवाब नहीं दे रहा था और विश का सब्र जवाब दे चुका था। वह तेज कदमों से अभय के सामने आती है और गुस्से में उसे देखने लगती है। वह गुस्से में उस पर चिल्लाती है और चीखते हुए कहती है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम क्या चाहते हैं मुझसे? और क्यों लेकर आए हैं मुझे यहाँ पर? अभय के हाथ रुक गए थे और उसका ग्लास पूरी तरह से भरा भी नहीं था। अभय ने शैंपेन की बोतल को वापस टेबल पर रख दिया। उसने अपने दोनों हाथ सोफे के दोनों सिरे पर पूरी तरह से फैला दिए। उसके पैर जो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था, उसने उसे खोल दिया और शैतान की तरह वह विश के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने लगा। उसे ऐसा देखकर विश घबरा जाती है और अपने कदम पीछे ले लेती है। अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने विश की आंखों में देखकर उससे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को अपने मालिक के सामने इस आवाज में बात करनी चाहिए। विश हैरान हो जाती है अभय की बात सुनकर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभय उसे क्या बोले जा रहा है। वह हैरानी से पूछती है, मालिक, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अभय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वह विश को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए देखता है और उससे कहता है, अभी कुछ ही घंटे पहले तुम्हारा सौदा किया जा रहा था। तुम्हारा नाम पर ऊंची से ऊंची बोली लगाई जा रही थी। लोग तुम्हें नोचने के लिए कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी हसरतें उनकी आंखों में ही दफन होकर रह गई थी। क्योंकि मैंने सबसे ऊंची बोली लगाई और तुम्हें खरीद लिया है, इस नाते मिस विशाखा तुम मेरी हुई और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। बकवास, मुझे विश्वास नहीं है इन सब बातों पर और न ही मैं इस सौदे को मानती हूँ। इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सके। विश ने एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए अभय से कहा। तो अभय की निगाहें छोटी हो गई और वह तीखी निगाहों से विश को देखते हुए कहता है, मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। माफिया के साथ साथ बिजनेसमैन भी हूँ। जो पैसे मैंने तुम्हें खरीदने में इस्तेमाल किए हैं, वह पैसे मेरे थे और मैं अपनी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर वेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने जो कीमत तुम्हारी दी है मिस विशाखा, वह कीमत मेरे सामने रखो और चली जाओ यहाँ से। विश के हाथ कांप गए थे। वह हैरानी से अभय की तरफ देख रही थी। अभय ने उसकी हैरानगी भरी निगाहें समझते हुए एक डरावनी हंसी हंसता है और विश को देखकर कहता है, 50 करोड़। और उसके बाद अभय अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, लाओ रखो मेरे हाथ पर और उसके बाद तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो। ये कहने के साथ ही अभय के चेहरे पर एक डेविल और तिरछी मुस्कान थी। उसकी आंखें तक नहीं झपक रही थी, क्योंकि वह विश के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख रहा था। विश ने जिस पस को अपने सीने से लगाए रखा था, वह पस लड़खड़ा कर गिरने को हो रहा था। उसने उसे संभाला और हैरानी से अभय को देखने लगी। क्या सच में अभय ने इतनी बड़ी रकम देकर उसे खरीदा था और अब वह उससे उसकी मत मांग रहा था? लेकिन विश का गुस्सा अभी भी बरकरार था। वह गुस्से में अभय को देखते हुए कहती है, सबसे पहली बात, मैंने आपसे नहीं कहा था मेरे लिए कीमत चुकाने के लिए, और मैं इतनी बड़ी कीमत आपको नहीं दे सकती हूँ। मैं पूरी जिंदगी भी अगर काम करूंगी तो भी आपको इतने पैसे नहीं दे सकती हूँ। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे इंसान के लिए ये रकम कोई बड़ी बात होगी, और अगर है तो मुझे अफसोस हुआ ये जानकर कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान पर अपने पैसे वेस्ट किए हैं जो कभी भी आपका पैसा वापस नहीं कर सकती है। अभय की एक आईब्रो उठ जाती है और वह विश को देखने लगता है। ये लड़की उसके सामने निर्भय होकर बातें कर रही थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर वह उससे अपनी बात कह रही थी और अभय उसके शब्दों के वार से प्रभावित हो रहा था। अभय अपना एक हाथ को आगे बढ़ता है और टेबल पर रखा हुआ अपना शैंपेन का ग्लास उठाता है। उसने शैंपेन के गिलास को होंठ तक लाते हुए विश को देखा और उसे देखकर कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने मिस विशाखा। और यह कहने के साथ ही अभय उस सारे ग्लास को एक सांस में घटक लेता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन इस बार विश ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, बल्कि वह डटकर अभय के सामने खड़ी रही और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उसे देख रही थी। अभय बिल्कुल उसके करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, जिस पर आंसू और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। अभय खतरनाक मुस्कान के साथ विश के चेहरे पर झुकता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो इसी बात से अंदाजा लगा लो मिस विशाखा कि अगर मैंने उस वक्त तुम्हारी कीमत नहीं चुकाई होती तो इस वक्त तुम कहाँ होती है और तुम्हारा क्या हाल हो रहा होता। हो सकता है अब तक तुम इंडिया से बाहर होती और शायद दुबई भी पहुंच गई होती, या फिर किसी और देश चली गई होती। अब तक तुम्हारे पास एक आदमी आता या फिर एक से ज्यादा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता था, पर इतना जरूर बता सकता हूँ
कि उसके बाद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अभय के एक एक शब्द सुनकर विश की आंखों से आंसू और तेज हो गए थे, और उसके एक एक शब्दों ने उसे अतीत की उन बुरी यादों को याद दिला दिया था, जिस दर्द को वह सहन कर गई थी। वह दर्द एक बार फिर से उसके सामने आ गया था। अगर एक बार वह उन दरिंदों के हाथ लग जाती तो उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, और वह सिर्फ एक खिलौना और इस्तेमाल करने वाली चीज ही बनकर रह जाती। इसके बाद तो वह जीने की सोच भी नहीं सकती थी, और अगर उसे कुछ हो जाता तो ट्विंकल का क्या होता। अभय के एक एक शब्द सुनकर विश की आंखों से आंसू और तेज हो गए थे, और उसके एक एक शब्दों ने उसे अतीत की उन बुरी यादों को याद दिला दिया था, जिस दर्द को वह सहन कर गई थी। वह दर्द एक बार फिर से उसके सामने आ गया था। अगर एक बार वह उन दरिंदों के हाथ लग जाती तो उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, और वह सिर्फ एक खिलौना और इस्तेमाल करने वाली चीज ही बनकर रह जाती। इसके बाद तो वह जीने की सोच भी नहीं सकती थी, और अगर उसे कुछ हो जाता तो ट्विंकल का क्या होता। विश का पूरा शरीर डर से कांप रहा था जब उसने अभय की बात सुनी कि उसे एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सौदे से अभय निकाल कर लाया है, और बदले में उसने उसकी कीमत दी है। वह हैरानी से अभय को देखती है, जो आराम से बिना किसी एक्सप्रेशन के विश को देखे जा रहा था। लेकिन विश ने महसूस किया कि वह अभय के कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी, पर इसके बावजूद भी अभय ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वह घूर कर अभय को देखती है और उससे कहती है, तो मेरी कीमत के बदले आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपने मेरा सौदा किया है और उन दरिंदों से मुझे बचाया है। मुझे बचाने की कीमत क्या है आपकी? विश ने सीधे तौर पर यह सवाल किया था, क्योंकि वह जानती थी इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए मुफ्त में कोई काम नहीं करता है। कम से कम अभय जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। उसने इतनी बड़ी रकम देकर विश को हासिल किया है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वह जानना चाहती थी कि आखिर में अभय को चाहिए क्या था। विश के सवाल से अभय की निगाहें उसके चेहरे पर ही टिक गई और वह विश को देखते हुए कहता है, मुझे तुम चाहिए मिस विशाखा। विश की आंखें छोटी हो जाती है और वह हैरानी से अभय को देखने लगती है। अभय धीरे से विश के गालों के पास आता है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए खतरनाक और सरगोशी के साथ कहता है, मुझे तुम पूरी की पूरी चाहिए। और इसी के साथ अभय का हाथों की उंगलियां विश के शोल्डर से लेकर उसके हाथ को सहला रही थी। विश के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी धड़कन बेतहाशा भागने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन आ रहे थे और जा रहे थे। वह अपनी भावनाओं से अंदर ही अंदर लड़ रही थी। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी उसे कितनी प्रताड़ना मिली है। अभय के हाथों को अपने हाथों पर महसूस करने के साथ ही विश उससे 2 कदम पीछे हट जाती है और उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए कहती है, आप इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हैं? आप भूल रहे हैं कि आप एक शादीशुदा आदमी हैं। आपकी एक बीवी है और उसके बावजूद आप दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखने की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते नहीं ये कितना बड़ा पाप है? अचानक से अभय हंसने लगता है। उसकी हंसी शांत पर खतरनाक थी। वह हंसते हुए विश को देखता है और उससे कहता है, मेरा शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता रखना मेरी बीवी के लिए टेंशन वाली बात है, तुम्हारे लिए नहीं। और उसके बाद अचानक से अभय ने हंसना बंद कर दिया। वह विश की तरफ अपनी तीखी निगाहों से देखकर कहने लगा, और पाप और पुण्य के बारे में मुझे कौन बता रहा है? अभय एक मजाकिया मुस्कान के साथ विश को देखता है और फिर धीरे से उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहता है, वह लड़की जो नाइट क्लब में अपने शरीर की नुमाइश करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया करती थी। कोई भी मर्द उसे कहीं भी हाथ लगा देता था और बदले में मुस्कुराते हुए वह उस मर्द से पैसे लिया करती थी। एक ऐसी औरत जिसको कई मर्दों ने हाथ लगाया हुआ है, उसके मुंह से यह पाप पुण्य जैसी बातें शोभा नहीं देती है। विश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें गुस्सा भी उतर आया था। उसने गुस्से में अभय को देखते हुए कहा, मेरा नाइट क्लब डांसर होना मेरे अतीत का एक पहलू था, और मैं अपना अतीत बहुत पीछे छोड़कर आई हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे लोगों को मेरे अतीत में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। विश ने बिल्कुल सटीक शब्दों में अभय पर शब्दों का वार करते हुए कहा। अब तक विश ने अपने ड्रेस के सामने के बटन लगा लिए थे, इसीलिए वह अभय के सामने निडर होकर खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ बांधे और अभय को घूर कर देखते हुए कहा, और हाँ, भले ही मुझे लाखों लोगों ने बेशर्मी के साथ हाथ लगाया हो, पर उन्हें ऐसा करने की परमिशन मैंने दी है। सिर्फ उन मर्दों ने हाथ लगाया है जिन्हें मैंने चाहा है, और उन लोगों में मैं आपकी गिनती नहीं रखती हूँ। विश के ऐसा कहते ही अभय का चेहरा गुस्से से भर जाता है और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है।
वह गुस्से में अपने कदम विश की तरफ बढ़ाने लगता है और विश अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। उसे अभय से डर तो लग रहा था और उसके डर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी 1 मिनट के लिए अभय की निगाहों से अपनी निगाहें नहीं हटाई, क्योंकि उसे पता था अगर वह ऐसा करेगी तो अभय को महसूस हो जाएगा कि उसकी आंखों में कितना डर है, और वह अभय के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। विश अपने कदम पीछे की तरफ करने लगती है, पर तभी उसे पीछे दीवार महसूस होती है। उसने देखा कि वह दीवार से एकदम चिपक गई है और अब उसके पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। अगले ही पल अभय विश के बिल्कुल करीब आ जाता है। वह अपने दोनों हाथ दीवार पर रखता है और विश की आंखों में गुस्से में झांकते हुए उससे कहता है, तो मिस विशाखा, तुमने मुझे एक पापी का टैग दे ही दिया है, तो पापी के लिए एक और पाप करना कौन सी बड़ी बात है। मतलब खून 1 करूं या 100, सजा तो एक ही बार मिलेगी ना। अभय का चेहरा विश के चेहरे के इतने करीब था कि विश को अपने चेहरे पर उसकी सांस की महक महसूस हो रही थी। अभय अभी अभी बैठकर स्मोक कर रहा था और उसने ड्रिंक भी कर रखी थी, इसीलिए उसके सांसों की महक में हल्की हल्की सिगरेट की स्मेल और हल्की हल्की शराब की गंध विश को अपने नाक के पास महसूस हो रही थी। विश ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ये घिन उसे वैसे और ही स्मेल से नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसी बदबू तो उसने नाइट क्लब में न जाने कितनी बार महसूस की थी। उसे जो घिन आ रही थी वह थी अभय के विचारों से। विश महसूस कर रही थी कि अभय का चेहरा धीरे धीरे उसके चेहरे के और करीब आ रहा था। उसने गुस्से में अभय को देखते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे। लेकिन अभय उससे दूर रहने की बजाय उल्टा और उसके करीब आने लगा। विश ने अपना हाथ अभय के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा। अगले ही पल अभय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और दीवार से लगा दिया। वह गुस्से में विश की आंखों में देखकर उससे कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया हूं, बल्कि वह तुम हो जो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसकर बैठी हुई हो। विश को अब डर लग रहा था। अभय ने उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर रखकर दीवार से प्रेस कर दिया था और खुद के शरीर को विश के शरीर के साथ दबा रहा था। विश को अभय का शरीर अपने पूरे शरीर पर महसूस हो रहा था और वह डर से आंखें बड़ी किए हुए अभय को ही देख रही थी। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा, कमरे में कहीं तो बचने की व्यवस्था होगी, पर उसे कहीं कुछ नजर नहीं आया। अभय विश के कानों के पास आता है और फुसफुसाते हुए उसके कानों में खतरनाक तरीके से कहता है, वो तुम हो जो मेरी जिंदगी में आए हो, और अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूँ तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं आखिरी आदमी बनूं। समझ में आई तुम्हें मेरी बात, मिस विशाखा? अभय के शब्दों में इतना ठंडापन और इतनी खतरनाक ध्वनि थी कि विश की आंखें एकदम पत्थर हो गई थी और उसकी आत्मा भी कांपने लगी थी। विश के कानों में खतरनाक तरीके से उसे अपना होने की धमकी देने के साथ ही अभय धीरे धीरे अपने नाक को उसके गालों से रगड़ते हुए उसकी गर्दन पर लेकर जाता है। विश के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह जल्दी से अपने शरीर से अभय का विरोध करने लगी थी, लेकिन अभय ने अपने पूरे शरीर के भार से विश को दीवार से दबा रखा था। वह अपने होंठ सीधे विश के गर्दन पर रखता है और उसे वहां पर गहरा घाव देने लगता है। विश को अपने गर्दन पर अभय की होंठ का एहसास हो रहा था और वह दर्द से ठिठक पड़ती है। उसकी आंखें कस के बंद हो जाती है और उसमें से आंसू बहने लगते हैं। अभय ने विश के गर्दन पर एक गहरा लव बाइट देते हुए धीरे से उसके चेहरे को देखा और खतरनाक तरीके से उसे देखकर कहता है, कम से कम 50 करोड़ के स्वाद को चखने का हक तो है मेरा। लेकिन विश रोते हुए चिल्लाने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था और तुमने मुझे क्यों बचाया है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बस मुझे छोड़ दो। विश रोते हुए अपने हाथ पैर मार रही थी और अभय की कैद से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन अभय उसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वह उसके कानों के पास आता है और अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से उसे घूरकर देखते हुए डरावने शब्द में कहता है, और तुम मुझे बताओ कि तुम ये क्यों नहीं चाहती हो? क्या बस इसलिए क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ? अभय ने उसे घूरते हुए पूछा। तो विश अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। अभय उसे घूरकर देखता है और आगे कहता है, नाइट क्लब में जब मर्द तुम्हें अपनी हवस भरी नजरों से देखते थे और तुम्हें छूते थे, तो ऐसा तो था नहीं कि सारे कुंवारे मर्द ही तुम्हारे पास आते होंगे और तुमने शादीशुदा लोगों को खुश नहीं किया होगा। तो जब तुम उन्हें खुश कर सकती हो तो मुझसे क्या प्रॉब्लम है? विश की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे थे।
वह बहुत ही बेबस और खुद को हारी हुई महसूस कर रही थी। उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वह कितनी कोशिश कर रही थी अभय के हाथों से अपने हाथों को आज़ाद करने की, पर वह अभय को टस से मस भी नहीं कर पा रही थी। अभय उसे देखते हुए कहता है, बताओ मुझे मिस विशाखा कि अगर तुम उन लोगों को खुश कर सकती हो तो फिर मुझे क्यों नहीं? और हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला सबसे बेहतरीन मर्द बन जाऊं। विश गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। उसने अभय से कहा, क्या चाहते हो मुझसे? क्यों कर रहे हो ये सब? अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है, अभय व्यंग्य से कहता है। तो विश फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मुझे मेरी जिंदगी में अकेला छोड़ दो। मेरी जिंदगी में वैसी ही बहुत तकलीफें हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार विश हार जाती है और टूटकर बिखर जाती है। उसके शब्दों में जो दर्द था वह दर्द उसकी आंखों से बहने लगा था। अभय ने अपने एक हाथ से विश के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर किए हुए दीवार से लगाए रखा और दूसरे हाथ से उसके बालों को धीरे से उसके कान के पीछे करता है। वह विश के गालों को अपनी उंगलियों से छूता है और उसकी आंखों में देखकर उससे कहने लगा, जानना चाहती हो कि मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ? तो सुनो मिस विशाखा, मैं तुम्हें बस यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज से, अभी से और इसी वक्त से सिर्फ तुम्हारा शरीर ही नहीं बल्कि तुम्हारा। अभय के शब्द उसकी जुबान पर ही रह गए थे। विश तेजी से सांस लेते हुए अभय को घूर कर देख रही थी और उसके आगे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभय ने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसने विश की आंखों में देखकर उसे अनदेखा किया और सीधे शब्दों में उसे धमकी देते हुए कहने लगा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपना बना सकता हूं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे ये करने से रोक सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इनकार करे। मुझे इनकार शब्द से ही नफरत है। तुमने मुझे इनकार किया है, मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती की है, और वह थप्पड़, तुम उसे भूल गई हो मिस विशाखा। समझ लो अब तक जो कुछ भी हुआ है वह उस थप्पड़ के बदले था। आज के बाद ये याद रखना कि मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए इनकार मत करना, खास करके वह चीज़ जिसे मैंने खरीदी है। वह मुझे इनकार करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। आपके पास तो इतनी दौलत है, इतना पैसा है, दुनिया की तमाम ऐशो आराम है, तो फिर भी आपको मैं ही क्यों चाहिए? आप अपनी इच्छाओं के लिए कहीं और भी तो जा सकते हैं, फिर आपको मेरे पास ही क्यों आना है? मैं आपको अपनी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद नहीं करने दूंगी। आपने मुझे पैसों से खरीदा जरूर होगा, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसका सौदा किया जाए, इसीलिए मैं अब इस सौदे को नामंजूर करती हूँ। अपनी आखिरी सांस तक मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगी। अभय के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान थी। वह विश को देखकर कहता है, और यह काम तुम कैसे करोगी? आपकी बीवी को बात कर और #29,320। मैं आपकी बीवी को बता दूंगी, इस दुनिया को बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अभय कुछ नहीं कहता है, बस आराम से विश की बात सुनता रहता है। जब विश ने कहना बंद कर दिया तो अभय बस अपनी घूरती हुई निगाहों से विश को देख रहा था। फिर अचानक से उसके होठों के किनारे मुड़ गए और वह धीरे धीरे से हंसते हुए विश को देखने लगा। उसकी हंसी पूरी तरह से मजाकिया थी। वह अपना चेहरा ऊपर की तरफ करके हंसने लगता है और उसके बाद एक कर्कश हंसी के साथ विश को देखता और उससे फुसफुसाते हुए सवाल किया, तुम कह रही हो कि तुम मेरी बीवी को ये सारी बातें बता दोगी और मुझसे आज़ाद हो जाओगी, यही कहना चाहती हो ना? विश पूरी तरह से हैरान हो गई थी। इस बात को सुनकर यह आदमी हंस क्यों रहा है? इसे तो डरना चाहिए कि अगर इसकी बीवी को इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया तो वह इसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ये घबराने की जगह उल्टा हंस रहा है। अचानक से अभय ने हंसना बंद कर दिया और विश के गालों को अपने एक हाथों से पकड़ लिया। उसने विश के गालों को अपने हाथों से दबाना शुरू कर दिया। विश की आंखों से आंसू और तेज हो गए थे और वह घबराए हुई नजरों से अभय को देख रही थी। अभय ने विश की आंखों में देखते हुए उससे कहा, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ मिस विशाखा, अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, या तो मेरी मर्जी से या फिर अपनी ताकत से। और उसके बाद अभय विश के करीब जाकर उसके कानों में खतरनाक तरीके से कहता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है, ना तो ये दुनिया, ना मेरी बीवी, ना लोग और ना ही तुम। समझ में आई मेरी बात मिस विशाखा? विश उसके इस तरीके से कहने पर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। यह आदमी ना तो दुनिया से डरता है और ना ही अपनी बीवी से। ये सच में कोई जानवर है।
नहीं, जानवर कैसे हो सकता है? जानवर भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और अपने परिवार की रक्षा करते हैं, पर इसे तो अपनी बीवी तक की परवाह नहीं है, और जिसे अपनी बीवी की परवाह नहीं होगी उसे दुनिया की क्या होगी? ऐसा शख्स जानवर भी नहीं हो सकता है। ये तो कोई शैतान है। शैतान शब्द ऐसे इंसान के लिए बहुत ही छोटा और मामूली शब्द है। इसे तो कोई ऐसा नाम मिलना चाहिए जो इसके विचारों को साबित कर सके। डेमन, हाँ, ये शख्स एक डेमन है। वह एक डेमन ही होता है जिसे इंसान की परवाह नहीं होती है। वह डेमन ही होता है जिसे अपनों की भी परवाह नहीं होती है। वह डेमन ही होता है जिसके लिए किसी इंसान की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती है। डेमन यानी नर्क का शैतान। ये बिल्कुल एक नर्क के शैतान के जैसा ही है। विश अपने मन में अभय को डेमन नाम देते हुए घूरती हुई नजरों से उसे देख रही थी। जब अभय विश के गालों को छोड़ देता है और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है, तो विश गुस्से में चिल्लाते हुए अब उसे कहती है, मुझे अफसोस होता है उस औरत पर जो तुम्हारी पत्नी है। वह तुम जैसे इंसान के साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता रही है। तुम्हारी पत्नी को मेरे दिल से पूरी तरह से सहानुभूति है कि वह एक ऐसे इंसान के साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में है जिस इंसान के लिए इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। तो हाँ, मैं कैसे भूल गई, इंसान की कीमत तो उनके लिए होती है ना जो इंसान होता है। तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो डेमन हो। अपने लिए डेमन शब्द सुनकर अभय की एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह मुस्कुराते हुए अपने कंधे धीरे धीरे ऊंचकता है और हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, क्या बात है मिस विशाखा, तुम पहली हो जिसने मुझे मेरी पर्सनैलिटी के साथ पहचान है। तभी तो कहता हूँ कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। क्या सही नाम दिया है तुमने मुझे। बिल्कुल यही तो हूँ मैं, एक डेमन, नर्क का राक्षस। और अब ये डेमन तुम्हें जीते जी नरक दिखा देगा। विश को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस इंसान को क्या समझे, और यह जो कर रहा है वह तो सच में किसी की इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। विश गुस्से में अभय पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम जैसा इंसान पूरी इंसानियत के लिए एक धब्बा हो। तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, वह है दूसरों के जज्बातों के साथ खेलना। तुम तो ये भी नहीं देख रहे हो कि तुम एक लड़की के साथ किस तरीके पेश आ रहे हो। अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या उसके साथ भी तुम ऐसा। विश की सांसें रुक गई थी, उसकी गर्दन बुरी तरह से जकड़ गई थी और उसका सीना जोरों से धड़कने लगा था। आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थी। अभय विश के गले को दबोच लिया था और उसे दीवार से लगा दिया था। विश के पैर हवा में ऊपर चल रहे थे क्योंकि अभय विश की गर्दन को दबाए हुए उसे दीवार से लगाए हुए ऊपर की तरफ धकेल रहा था। किसी और के बारे में तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब खुद की जिंदगी किसी और की दया पर निर्भर करती हो। समझ में आए मेरी बात मिस विशाखा। ये कहने के साथ ही अभय ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया और विश जमीन पर गिर गई। वह जोरों से खांसने लगी। उसकी सांसें लगभग रुक सी गई थी और आंखें लगभग बाहर ही आ गई थी। अगर अभय 1 मिनट और उसका गला नहीं छोड़ता तो शायद विश की जान ही चली जाती। विश जमीन पर अपनी तड़पती हुई सांसों को लेते हुए धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी और अभय ने एक नज़र घूरकर विश को देखा और उसके बाद दोबारा से वह उस सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसने सोफे पर रखे हुए सैम्पियन के बोतल से गिलास में सैम्पियन डालते हुए विश को घूर कर देखा। अभय ने अपने एक हाथ में सैम्पियन ली और आराम से उसका सिप लेते हुए विश से कहता है, अब तुम्हारे क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो गए हो तो चलो सीधे काम की बात करते हैं मिस विशाखा। विश को अब अभय से डर लगने लगा था। वह घबराई हुई नजरों से अभय को देखती है तो अभय शराब का एक घूंट भरते हुए विश को देखता है जिसकी आंखों में जिंदगी उसे साफ नजर आ रही थी। अभय ने विश के सामने कभी भी अपने आप को छुपाने की या फिर कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा विश के सामने वही बनकर आया था जो वह असल में था, एक डीमन। मैंने तुम्हारे लिए 50 करोड़ दिए हैं और मुझे यकीन है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ कर भी काम करोगी तो भी मेरी कीमत नहीं चुका पाओगी। जिस होटल में तुम काम करती थी उस होटल से तुम्हें निकला जा चुका है, वह भी बिना किसी सैलरी के, और कोई भी दूसरी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगी, और अगर ऐसे दिन आ गए तो अपनी बेटी का इलाज कैसे कर पाओगी। जैसे ही अभिया ने ट्विंकल का जिक्र किया वैसे ही विश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसके आंसू तेज हो गए। साथ में उसका गुस्सा भी इतना बढ़ गया कि उसकी आंखें लाल हो गई।
विश जल्दी से अपनी जगह से उठती है और गुस्से में अभय पर चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की सोची तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुछ नहीं कर पाओगी मिस विशाखा, अपनी हालत तो देखो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगी तब जब तुम यहाँ पर मेरी दुनिया में कैद हो। क्या तुम भूल गई तुम्हें यहाँ पर कैसे लाया गया? तुम्हें एक चीज की तरह नीलाम किया जा रहा था और मैंने तुम्हारी कीमत देकर तुम्हें खरीदा है। मिस विशाखा, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे लगता है अब तक तुम्हें सबक मिल जाना चाहिए। तुम मुझसे नहीं लड़ सकती हो और ना ही मुझसे बच सकती हो। अभय ने बिल्कुल आराम से बेफिक्री के साथ और एकदम सटीक होते हुए विश से यह बात कही थी और उसके शब्दों में सच्चाई भी थी। विश को गुस्सा इस वक्त इतना आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त अभय की जान ले ले, पर अभय के बोले शब्दों में सच्चाई थी। वह जानती थी वह अभय से नहीं लड़ सकती है और ना ही उसे हरा सकती है, लेकिन ट्विंकल के लिए वह इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वह गुस्से में अभय की तरफ देख चिल्लाकर कहने लगती है, हाँ मुझे पता है मैं तुमसे नहीं जीत सकती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतिम सांस तक तुमसे लड़ती रहूंगी और तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी और तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। क्या तुम तभी मेरे खिलाफ खड़े होना पसंद करोगी जब उसकी कीमत तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से चुकानी पड़ेगी मिस विशाखा? विश के कदम लड़खड़ा गए थे और उसने पास में रखी कुर्सी पर जल्दी से अपने हाथ रखकर खुद को संभाल लिया। अभय के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और वह बस फटी हुई आंखों से अभय को ही देख रही थी। शराब के आखिरी घूंट को पीते हुए अपने गिलास वापस टेबल पर रखा और खड़े होकर धीरे धीरे अपने कदम विश की तरफ बढ़ाने लग गया, जो किसी पत्थर की तरह अपनी जगह पर ही खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसमें से आंसू बह रहे थे। अब सीधे विश के करीब आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम तभी मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करोगी जब मेरी खिलाफ नफरत तुम्हें तुम्हारी बेटी के खिलाफ प्यार की कीमत देकर चुकानी पड़ेगी? बताओ मिस विशाखा। अभय के शब्द वह के दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहे थे और वह दिल और दिमाग से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस दुनिया में सिर्फ ट्विंकल ही तो थी जिसके लिए वह जीती थी और उसके लिए वह मरने को भी तैयार हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि अभय जैसा जालिम इंसान अपने मतलब के लिए उसकी बेटी तक का इस्तेमाल करेगा। वह नन्ही सी बच्ची जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं है और अभी से ही उसकी जिंदगी इतनी परेशानियां हैं, वह उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। इतना क्रूर कैसे हो सकता है? विश की अंतरात्मा तक दर्द से बिलख रही थी और वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर अभय की कॉलर को पकड़ लिया और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, खबरदार, जो अपने इस घटिया से खेल में मेरी बेटी को शामिल किया तो। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह तरीके से अभय पर चिल्ला रही थी। उसके आंसुओं से ही पता चल रहा था कि वह कितनी आशाएं और असुरक्षित है। अभय की कॉलर को पकड़कर जोर से झंझोते हुए वह अभय के सामने बिलख बिलख कर रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्ची को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। वह मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। विश बुरी तरह से भी रोते हुए अभय की कॉलर को पकड़ते हुए उससे यह कह रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। हताशा, निराशा और हर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। वह जिंदगी में हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी और हर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखती थी। बस एक ट्विंकल ही थी जिसके सामने वह हार मान जाती थी। ट्विंकल उसकी कमजोरी ही नहीं थी, बल्कि वो ट्विंकल को खोने से डरती थी। बस खुद को खो सकती है लेकिन उसे नहीं। धीरे धीरे विश के आंखों से उसके गालों से लेकर उसके कपड़ों तक को भिगो गए थे। उसके शब्द धीरे धीरे सिसकियों में बदल गए थे। वह अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके हाथ अभय के कॉलर पर ढीले हो गए और वह अभय के सीने पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ निढाल होने लगी थी। पर जैसे ही वह सुध बुध खोते हुए नीचे की तरफ गिरने को हुई, इतने में ही अभय ने उसे कमर से पकड़ लिया और दोबारा से उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। विश की आंखें ओझल हो गई थी, सांस उखड़ रही थी और वह एकाएक अभय के सीने से जा लगी। उसकी सांसें इतनी धीमी चल रही थी कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसे अपने कानों के पास जो चीज सुनाई दे रही है वह है अभय की धड़कनें। विश की चेतना उसे होश में रहने नहीं दे रही थी। वह ओझल आंखों से अभय के सीने से लगी हुई थी और अभय ने उसे एक हाथ से अपने सीने के पास दबाए रखा था।
विश धीरे धीरे सांस लेते हुए बस यही बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसे इन सब से दूर रखो।